नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको असेंबली प्रक्रम। असेंबली प्रक्रम क्या चीज़ होता है, इसका लेक्चर नोट भी आपको हम दे चुके हैं, लेकिन इसमें हम और बता दें कि असेंबली प्रक्रम होता क्या चीज़ है और इसकी क्या क्या खासियत है। सबसे पहले असेंबली का मतलब ये होता है जोड़ना। असेंबली का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। तो किसी भी उत्पाद का जो निर्माण होता है वो चरण वाइज होता है, स्टेप वाइज होता है। कोई भी चीज़ बनती है तो वो हमेशा स्टेप में ही बनती है। तो उसी प्रकार से हम जो भी चीज़ बनाएंगे उनको स्टेप्स में ही बनाएंगे अपने इस असेंबली प्रक्रिया में भी। तो उत्पाद का सबसे जो पहला चरण होता है वो होता है आपका अंगों का निर्माण। द जो कंपोनेंट होते हैं उनको सबसे पहले बनाया जाता है। तो अंगों का निर्माण का मतलब होता है कंपोनेंट को बनना। फिर द्वितीय चरण मतलब सेकंड स्टेप में अंगों का निरीक्षण किया जाता है, मीन्स इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स या इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स या इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक। फिर आपके हैं नेक्स्ट है अंतिम चरण होता है अंगों का असेंबली। अंगों को असेंबली करना मतलब असेंबल मतलब जोड़ना। दो या दो से अधिक जब अंगों को जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं असेंबल, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं असेंबली सिस्टम। ठीक। तो ये भी हमको पता चल गया कि जो भी उत्पाद बनता है वो हमेशा 3 चरणों में होता है। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण होता है उसमें अंगों का निर्माण किया जाता है। ठीक। उसके बाद दूसरे चरण में अंगों का निरीक्षण किया जाता है। अंगों का निरीक्षण का मतलब इंस्पेक्शन। और तीसरे चरण में अंगों की असेंबली की जाती है। उत्पाद प्रक्रम के बाद उत्पाद प्रक्रम के बाद दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर एक नए उत्पाद की रचना असेंबली प्रक्रम के अंतर्गत आती है। मतलब उत्पाद प्रक्रम के बाद दो या दो से अधिक अंगों को, मतलब यहाँ पर अंगों की संख्या कितनी है? दो या दो से अधिक। ठीक। दो या दो से अधिक अंगों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उत्पाद का जब प्रक्रम समाप्त हो जाता है उसके बाद हम दो या दो से अधिक अंगों को आपस में जोड़कर एक नए उत्पाद की रचना करते हैं, और इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं असेंबली प्रक्रम। या अपने सिंपल भाषा में इसको हम समझा सकते हैं कि दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर ठीक प्राप्त उत्पाद से एक नए उत्पाद बनाने की क्रिया असेंबली प्रक्रम कहलाती है। अब है इसमें जोड़ने की प्रक्रिया को असेंबली कहते हैं। जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको असेंबली कहा जाता है, तथा जोड़ने के लिए प्रयुक्त तंत्र को असेंबली तंत्र कहते हैं। जोड़ने के लिए जो तंत्र है उसको हम लोग कहेंगे असेंबली सिस्टम। तो जोड़ने की प्रक्रिया को असेंबली का कहते हैं, जोड़ने के लिए प्रयुक्त तंत्र को असेंबली सिस्टम या असेंबली तंत्र कहेंगे। अब इसका एक ग्राफ है, एक चार्ट है, आप देख सकते हैं इसका। सबसे पहले कच्चा माल होता है। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ उसी को कहते हैं। फिर उससे बनता है तैयार उत्पाद, उसी से उत्पाद तैयार किया जाता है। बिना कच्चे सामग्री की या माल की हम कभी भी उत्पाद की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आएंगी उत्पादन प्रक्रम के अंतर्गत। ये दोनों चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? उत्पादन प्रक्रम के अंतर्गत। फिर अब है उसके बगल में निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन जो आपका है, निरीक्षण है, ये तीसरा आपका स्टेप है जो कि उत्पाद के बाद आपको प्राप्त हो रहा है। फिर असेंबली, चौथा स्टेप आपका है बेटा असेंबली। और फिर है नया उत्पाद। तो इसमें हम बता दें आपको कि कच्चा माल और तैयार उत्पाद ये आएंगे उत्पादन प्रक्रम के अंतर्गत। और निरीक्षण का मतलब होता है गुणवत्ता की जांच। मतलब कि जो भी उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है उसकी गुणवत्ता की हमको जांच करनी पड़ेगी कि उस उत्पाद की गुणवत्ता कितनी है। भाई अच्छी उसकी अगर गुणवत्ता अच्छी रहेगी तब हम कहेंगे कि नहीं यह उत्पाद इसकी गुणवत्ता अच्छी है और इसको हम मार्केट में ला सकते हैं और इससे हमको बहुत ही उत्पादकता मेरी बढ़ जाएगी। फिर जब निरीक्षण कर लेंगे तब उसकी हम असेंबली करेंगे। असेंबली का मतलब कि अब उन पार्ट्स को हम जोड़ेंगे। मैं बताया भी इससे पहले कि दो या दो से अधिक अंगों को जोड़कर एक नया उत्पाद बनाया जाता है। ठीक। तो अभी हम नया उत्पाद नहीं बना रहे हैं, अभी तो हम पहले उनको इंस्पेक्शन किए, अब उनकी असेंबली करेंगे। असेंबली दो अंगों को जोड़ने या समन्वय करने का कार्य। फिर नया उत्पाद। नया उत्पाद आपका पांचवें स्टेप में बन रहा है। लिखा है विभिन्न अंगों को समन्वय से नया उत्पाद। मतलब कि विभिन्न अंगों को जब हम समन्वय करेंगे या सभी दोनों को हम जोड़ेंगे तब जाके हमको एक नया उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इस पूरे चीज़ को असेंबली प्रक्रम। तो एक बार और से इसको समझ लीजिए कि कच्चा माल जो होगा, कच्चे माल से हमारा उत्पाद तैयार होता है। ठीक। उसके बाद तैयार उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है।
निरीक्षण करने के बाद असेंबली की जाती है। असेंबली करने के बाद नया उत्पाद हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि असेंबली प्रक्रम में हमेशा प्राप्त उत्पाद से अंगों को जोड़कर एक नए उत्पाद की संकल्पना या संरचना की जाती है। यही असेंबली प्रक्रम कहलाता है। फिर आते हैं, 3 विधियों द्वारा जोड़कर तैयार किया जाता है। अब देखिए, जोड़ने की प्रक्रिया भी यहाँ पर 3 विधियों द्वारा की जा रही है। सबसे पहली विधि है यांत्रिक विधि द्वारा जोड़। यांत्रिक विधि मतलब मैकेनिकल मेथड, इसके द्वारा हम जोड़ रहे हैं। अब मैकेनिकल मेथड का मतलब जैसे इसमें हम रिवेटिंग करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरा है फ्यूजन विधि द्वारा जोड़, मतलब कि इसमें हम आप एक निश्चित तापमान पर दो धातुओं को आपस में पिघलाकर जोड़ रहे हैं। फिर है एडहेसिव विधि द्वारा। एडहेसिव मतलब बंधक का प्रयोग करके हम उसको जोड़ रहे हैं, जैसे कि आपका फेविकोल। तो सबसे पहले आते हैं यांत्रिक विधि द्वारा जोड़। तो सबसे पहला जो विधि है यांत्रिक विधि, इसमें देखें चूड़ीदार जोड़। चूड़ीदार मतलब होता है थ्रेडेड जॉइंट, मतलब कि जिसमें चूड़ी कटी हो और एक पार्ट में चूड़ी कटी और दूसरे पार्ट में भी चूड़ी और दोनों को आपस में उन चूड़ियों के सहारे जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं चूड़ीदार जोड़। फिर है रिवेट जोड़, मतलब कि रिवेट का प्रयोग करके, रिवेट आप समझते हैं कि रिवेट जब हम यूज करते हैं तो एक दो शीटों के बीच में हम छेद करके वहाँ रिवेटिंग कर देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का जोड़ होता है। लेकिन यह हमेशा टेम्परेरी जोड़ होता है, यह कोई परमानेंट जोड़ नहीं माना जाता, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उन सारे रिवेट्स को हम निकाल कर बाहर कर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर उन रिवेट्स को लगा के जोड़ भी देते हैं। तो ये भी एक मैकेनिकल के अंतर्गत ही पथ के आता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रक्रम है जो कि आपका मैकेनिकल के अंतर्गत ही आएगा। फिर है प्रेस जोड़, मतलब कि उसको जब हम प्रेस करेंगे, दबाव जोड़ इसे हम लोग कहते हैं। इसको प्रेस करने के बाद हम इसको जोड़ सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्रेस फिट। फिर है स्नैप फिट। स्नैप मतलब कि उसको किनारों पर जोड़ते हैं। ठीक। फिर है सिलाई द्वारा। देखिए, सिलाई द्वारा भी जोड़ा जाता है। जैसे कपड़े हम सिलते हैं कि एक स्टिचिंग करते हैं उसकी हम, तो क्या करते हैं, उसको एक जगह पर हम उसको जोड़ते जाते हैं दूसरे से धागे का प्रयोग करके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सिलाई के द्वारा भी हम उसको जोड़ सकते हैं। तो यांत्रिक विधि द्वारा इसको हम कह सकते हैं। तो ये सारी यांत्रिक विधि के अंतर्गत आएंगी। अब अगला है फ्यूजन जोड़। तो इस विधि में सामान्यतः वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस विधि में किसका प्रयोग किया जा रहा है, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रक्रम जो होते हैं फ्यूजन, ये हमेशा एक निश्चित तापमान पर दो धातुओं को गर्म करके पिघलाकर आपस में जोड़ने की क्रिया होती है। तो जब दो धातुओं को आपस में पिघलाकर जोड़ा जाता है तो यह प्रक्रम आपके सोल्डरिंग भी होते हैं, ये ब्रेजिंग भी और ये वेल्डिंग भी होते हैं। तो ये सब आएंगे आपके फ्यूजन जोड़ के अंतर्गत। फिर है एडहेसिव जोड़। एडहेसिव का मतलब बंधक पदार्थ। तो बंधक का प्रयोग करके जोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार के एडहेसिव का हम प्रयोग कर रहे हैं, एक है थर्मोसेट, एक है थर्मोप्लास्टिक। दो प्रकार से तो आप पढ़े भी चुके होंगे पिछली केमिस्ट्री में भी कि ये प्लास्टिक हमें यूज़ किए जाते हैं, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक, ये एडहेसिव जोड़ होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं असेंबली तंत्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ असेंबली सिस्टम। सबसे पहला है हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली। हस्तचालित का मतलब होता है जिस पर हाथ से कार्य किया जा सके, हाथ द्वारा कार्य किया जा सके। एकल का मतलब होता है सिंगल। स्टेशन का मतलब होता है जहाँ पर वर्क किया जाएगा। स्टेशन मतलब जहाँ वर्क किया जा रहा है, वह स्थान जहाँ पर कार्य किया जा रहा है उसे हम लोग स्टेशन कहते हैं। असेंबली का मतलब समन्वय। तो यहाँ पर को पूरे भाषा में अगर समझेंगे तो इसे कहेंगे हाथ द्वारा कार्य करने का स्थान जहाँ पर उसको जोड़ा जाए सिंगली रूप में। तो सबसे पहला है हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली। इसमें पढ़ेंगे यह बड़े आकार के उत्पादन तथा कम संख्या में उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब बड़े आकार का उत्पादन तथा कम संख्या में उत्पादन के लिए, मतलब कि उत्पादन की संख्या आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें दो से अधिक मजदूर प्रयोग नहीं किए जाते, मतलब इसमें दो से अधिक मजदूरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बड़े आकार के उत्पादन मतलब जिस ऐसा उत्पादन रहे जिसका आकार बहुत बड़ा है उसका उत्पादन हम कर रहे हैं, तथा कम संख्या में उत्पादन के लिए, मतलब यहाँ पर उत्पादन क्या होगा, उत्पादन तो बृहद स्तर पर है लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। हस्तचालित स्टेशन असेंबली के अंतर्गत ये आती हैं। तो 2-3 पॉइंट इसमें समझ लीजिए कि ये बड़े आकार के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक, लेकिन कम संख्या के उत्पादन के लिए भी प्रयोग में है ये। और इसमें दो से अधिक मजदूरों या श्रमिकों की आवश्यकता या प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण में इसका है एयरक्राफ्ट, ठीक, वायुयान में है, रेल इंजन में है, आपके
रेल इंजन, फिर है कोचेस, रेल के कोचेस में और आपके जहाज में। तो ये सारी चीज़ें जो हस्तचालित एकल असेंबली मतलब इसमें हुआ कि इसमें एक सिंगल स्टेशन पर ठीक दो आदमियों का प्रयोग करके हम अपने कार्यों को निस्तारित करते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पादन बहुत बड़ा होगा, लेकिन उत्पाद जो इसकी जो मात्रा रहेगी वो बहुत कम रहेगी। इसीलिए इसे कहते हैं हस्तचालित एकल स्टेशन असेंबली, क्योंकि यहाँ पर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। फिर हस्तचालित असेंबली लाइन, इसमें कई कार्य स्टेशन की सहायता से, देखिए कार्य स्टेशन का मतलब होता है वह स्टेशन जहाँ पर कार्य किया जाए। तो इसी प्रकार से हम छोटे छोटे कार्य स्टेशन बना देते हैं। भाई अगर हमको बहुत बड़ा कहीं उत्पादन करना है तो वहाँ पर हम छोटे छोटे स्टेशन बना देते हैं, उन छोटे स्टेशनों पर छोटे छोटे कार्य को दे दिया जाता है और उन एट लास्ट और अंतिम में उन सारे स्टेशन से सारे कार्य को लेके मुख्य स्टेशन पर सब चीज़ों को दे दिया जाता है। इन कार्य स्टेशनों पर मुख्य कार्य होता है कि यह अंगों का निर्माण करते हैं, लेकिन अंगों का निर्माण भी हमेशा एक ही प्रकार के पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह नहीं कि एक स्टेशन पर एक पार्ट बने, दूसरे स्टेशन पर दूसरे का पार्ट बन जाए। तो एक स्टेशन पर जो कार्य होगा उस पर हमेशा एक ही प्रकार के अंगों के निर्माण के लिए ही प्रयोग में किया जाएगा। ठीक, तो हस्तचालित असेंबली लाइन, इसमें कई कार्य स्टेशन की सहायता से असेंबली पूरी की जाती है। देखिए इसमें स्टेशन एक नहीं, इसमें कई कार्य स्टेशन हैं। अवयवों को कई स्टेशनों पर अलग अलग जोड़ा जाता है। जैसे हमने बताया भी है कि एक स्टेशन पर एक अवयव जोड़ते हैं, दूसरे स्टेशन पर दूसरा अवयव जोड़ते हैं, तीसरे स्टेशन पर तीसरा, चौथे पर चौथा। इसी प्रकार से हम सारे स्टेशनों को एट लास्ट में असेंबल कर देते हैं। जरूरत है अंत में एक कार्य स्टेशन पर सभी जोड़े अवयव का निरीक्षण होता है। अंत में लास्ट में सभी कार्य स्टेशनों पर जो भी अंग जोड़ा जा रहा था 1 2 3 4 पर, उन सभी का निरीक्षण करते हैं, तब जाके हमको एक उत्पाद प्राप्त होता है। तो हस्तचालित असेंबली लाइन का मतलब कि यहाँ पर भी हस्तचालित मतलब हाथ का प्रयोग करके ही सारी असेंबली की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन इसमें कार्य स्टेशनों की संख्या ज़्यादा होती है और हर स्टेशन पर अंगों का निर्माण किया जाता है और अंतिम में सारे कार्य स्टेशनों से बने इन कार्य स्टेशनों से बने जोड़ों को क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और अंत में उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। स्वचालित असेंबली लाइन, इसके अंतर्गत मजदूरों के स्थान पर स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें मजदूरों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्वचालित असेंबली लाइन। इसके अंतर्गत मजदूरों के स्थान पर स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले क्या था, हस्तचालित, उसमें मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा था, वो सारी चीज़ें मैनुअली ऑपरेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मैनुअल ऑपरेट होने के बजाय सब चीज़ें मशीनों से चलेंगी। अब यहाँ हस्तचालित असेंबली लाइन किसे कहते हैं, मैनुअल असेंबली लाइन। जहाँ हस्तचालित का नाम आ गया, आप समझ जाइए उसे मैनुअल हम लोग कहते हैं। तो यह प्रणाली उन उत्पादों के लिए उपयुक्त होती है जहां पूरी असेंबली के कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। मतलब अभी इसका बताने का मतलब यह है कि यह सिस्टम उस जगह पर एप्लीकेबल होगा जहां पूरी असेंबली, मतलब जहां पर एक हमको पूरी असेंबली करनी है, उनके पार्ट्स को छोटे छोटे कार्य स्टेशनों में बांटा जाए। इसका मतलब यही है कि एक सिंगल जगह पर सारे पार्ट्स को जोड़ा जाएगा, लेकिन उन सारे पार्ट्स को जोड़ने से पहले उन पार्ट्स को छोटे छोटे वर्क स्टेशनों पर वितरित या बांट दिया जाता है। प्रत्येक कार्य स्टेशन पर मुख्य पार्ट पर अन्य अंगों को जोड़ने के लिए, मतलब कि हर स्टेशनों पर जहाँ पर जोड़ने की कार्य चल रहा है, उन स्थानों पर हम मजदूर लगा देते हैं जो कि उनको जोड़ने में सहायता करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं हस्तचालित असेंबली लाइन। हस्तचालित मतलब कि मैनुअली ऑपरेटेड असेंबली लाइन। ये असेंबली लाइन ये मैनुअली ऑपरेट की जा रही है मजदूरों का प्रयोग करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि एक मुख्य अंग प्रवेश कर रहा है। इस फिगर में देखिए एक मुख्य अंग प्रवेश कर रहा है और ये कार्य स्टेशन 1 से होते हुए कार्य स्टेशन 2, फिर कार्य स्टेशन 3 और फिर कार्य स्टेशन 4, ये हर जगह पर कार्य स्टेशनों पर ये मुख्य अंग हमारे बटे हुए हैं और इनको जोड़ने का ही कार्य चल रहा है। एट लास्ट में देखिए तैयार असेंबली क्रिया उत्पाद। तैयार जो है असेंबली के पॉइंट पर हमारे उत्पाद हमको क्या मिल रहा है, तैयार मिल रहा है। तो एक पॉइंट से क्या किया जा रहा है, मुख्य अंग को प्रवेश कराया जा रहा है और वह विभिन्न कार्य स्टेशनों से होते हुए जहाँ पर कार्य स्टेशन पर अंगों का निर्माण हो रहा है उनको निरीक्षण करके इकट्ठा करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर लिया जाता है, जैसा कि फिगर में यहाँ दिखाया जा रहा है। अब आते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, हस्तचालित लाइन और चालित कन्वेयर लाइन। हस्तचालित लाइन का मतलब होता है नॉन मैकेनिकल लाइन।
ठीक। और एक होता है चालित कन्वेयर लाइन, मतलब मूविंग कन्वेयर लाइन। हस्तचालित कन्वेयर लाइन का मतलब होता है जो कि मैकेनिकल की मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उन्हें हम लोग कहते हैं, ये मशीनों यंत्रों का प्रयोग नहीं जिसमें किया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल लाइन। और जहाँ पर हमारा मशीनों का उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा उसे कहते हैं हम लोग चालित कन्वेयर लाइन। तो सबसे पहले आते हैं हस्तचालित लाइन में। इसमें किसी भी प्रकार की यांत्रिक उपकरण या मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें ऑपरेटर ही अंगों को कार्य स्टेशन पर प्रवाहित कर देता है। अब यहाँ पर एक नया नाम आया ऑपरेटर। तो यहाँ ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जो उस पूरे असेंबली लाइन की प्रक्रिया के अंतर्गत मौजूद रहता है, या वर्कर। तो जो वर्कर रहेगा वही सारे कार्य स्टेशनों पर उन अंगों को वितरित करने का कार्य करेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा उन अंगों को वितरित करने के लिए। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी मशीन यांत्रिक उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें ऑपरेटर ही अंगों को कार्य स्टेशन पर वितरित करने का कार्य करता है या प्रवाहित करने का कार्य करता है। प्रवाहित करने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य वो ऑपरेटर ही करेगा। फिर है चलित कन्वेयर लाइन, मूविंग ट्रांसफ़र लाइन। इसमें एक यांत्रिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें यांत्रिक उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहला है कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र लाइन, फिर है सिंक्रोनस सिस्टम, फिर है असिंक्रोनस सिस्टम। क्या है? कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र लाइन, सिंक्रोनस सिस्टम और असिंक्रोनस सिस्टम। अब आते हैं सबसे पहले स्वचालित असेंबली निकाय, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन। दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने की स्वचालित प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त तंत्र को स्वचालित असेंबली तंत्र कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने की स्वचालित, मतलब कि दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो भी एक मशीन या उपकरण के द्वारा जोड़ा जा रहा है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्वचालित असेंबली लाइन। मतलब एक था हस्तचालित और एक है स्वचालित। तो हस्तचालित में हम अंगों को जोड़ने का कार्य कर रहे थे बिना किसी मशीनी उपकरण के, मानव का प्रयोग करके। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वचालित मशीन या उपकरण का प्रयोग करके इनको जोड़ना की प्रक्रिया कर रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं स्वचालित असेंबली तंत्र। जोड़ने की क्रिया क्रमागत होती है। अब देखिए, जोड़ने का जो कार्य होगा वो क्रमागत होता है। क्रमागत का मतलब ये हुआ क्रम के अनुसार। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, क्रम के अनुसार। अब स्वचालित असेंबली लाइन का डिजाइन। सबसे पहली चीज, असेंबली की संख्या को घटाकर कम से कम असेंबली की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर असेंबली का मतलब हुआ जोड़ने का कार्य। तो जोड़ने का जो कार्य होगा उनकी संख्या को हम घटा देंगे, और मतलब कम से कम असेंबली का ही कार्य करेंगे। अंगों की जटिलता की कहमत तो कोई नहीं रखता, मतलब अंगों की जटिलता से इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका असेंबली हमको करना है तो छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ कर ही करते हैं। फिर है, एक ही असेंबली में यदि 12-13 पार्ट हैं तो उसे दो असेंबली में विभाजित कर लिया जाता है। देखिए, अगर हम अंगों की संख्या 12 या 13 है और उनको असेंबल करना है तो हम उनको एक साथ नहीं करते, हम उनको दो भाग में विभाजित कर देते हैं। मतलब अगर 12 पार्ट है तो उसको दो असेंबली में हम डिवाइड करेंगे। एक असेंबली में क्या करेंगे, 6 दे देंगे, एक असेंबली में 6 दे देंगे। इस प्रकार से जहाँ पर एक साथ 12 पार्ट असेंबल हो रहे थे, उस प्रकार से यहाँ दो असेंबली बन के 6-6 पार्ट अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और इस प्रकार के विभाजन को हम लोग कहते हैं मैनुअल डिजाइन। इस प्रकार के विभाग को क्या कहते हैं, मैनुअल डिजाइन। उस कंडीशन के लिए फॉलो होगा जब हमारा असेंबली में 12 या 13 पार्ट्स जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। कम से कम नट बोल्ट रिवीटों या अन्य जोड़ने के लिए अवयवों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें कम से कम मतलब कि मिनिमम लेवल ऑफ नट बोल्ट स्क्रू एंड रिवेट आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। मतलब कि कम से कम नट बोल्ट और रिवेटों का प्रयोग किया जाता है अन्य अवयवों को जोड़ने के लिए। एक कार्य स्टेशन पर केवल एक ही पार्ट या अंग का संयोजन किया जाए। मतलब कि एक कार्य स्टेशन पर जहाँ पर अंगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर केवल एक ही प्रकार के पार्टों को जोड़ा जाए। ठीक, मतलब एक ही पार्ट को क्या किया जाए, जोड़ने का कार्य किया जाए, अन्य पार्टों को उसमें न रखा जाए। मतलब एक ही, कहते हैं ना कि एक ही प्रकार के पार्ट या अंग को जोड़ा जाए। अगर हम एक पार्ट इसका रखे हैं, दूसरा पार्ट तीसरे का, तीसरा दूसरा आकार करेगा, तो इस तरह से हम नहीं जोड़ सकते। उनका सभी का आकार एक सिमिलर रहेगा, तभी उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं।
फिर आते हैं स्वचालित असेंबली अंगों की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। जो स्वचालित आपके असेंबली के अंग होंगे, जो पार्ट्स होंगे, उनकी क्वालिटी एकदम उच्च होनी चाहिए। और ये उच्च तब होगा जब इनका जो रॉ मटेरियल है वो आपका क्या रहेगा, अच्छा बनाया जाए और प्रक्रम का प्रयोग भी सही ढंग से किया जाए। गुणवत्ता तभी उच्च होती है जब उसमें लगने वाले पदार्थ की मात्रा और उस पर कार्य करने वाले प्रक्रम की मात्रा सही ढंग से कार्य करें, तभी जाके उसकी गुणवत्ता उच्च होती है। इसके हम 2 पॉइंट बता दें। आपका पदार्थ जो भी रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन अगर प्रक्रम सही से ना कार्य किया जाए तो वो ख़राब हो जाता है। इसी प्रकार से आपका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा नहीं है और प्रक्रम अगर सही से चले तब भी आपका वो कार्य गुणवत्ता हमको नहीं मिलती। इस प्रकार गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए हमें कच्चे पदार्थ की मात्रा भी शुद्ध करनी पड़ती है और प्रक्रम का प्रयोग भी निर्देशित दिशा में करना पड़ता है। अंगों का ओरिएंटेशन यथार्थता से होना चाहिए। अब देखिए, जो अंग हम अपने इस असेंबली सिस्टम में जोड़ में लगाएंगे वो एकदम एक्यूरेट और सही बताए गए दिशा के अनुसार ही उसमें फिट होने चाहिए या लगने चाहिए। अंगों का ओरिएंटेशन का मतलब यह हुआ, जो भी अंग उसमें हम जोड़ेंगे आपस में असेंबल करने के लिए, उन सही डायरेक्शन में जुड़े रहने चाहिए। स्वचालित संयोजन तंत्रों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानांतरण विधि के आधार पर। स्थानांतरण विधि के आधार पर मीन्स ट्रांसफ़र लाइंस के आधार पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो एक लाइन के माध्यम से जो चीज़ ट्रांसफ़र होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसफ़र लाइन। ठीक, ट्रांसफ़र लाइन का मतलब कि लाइन का मतलब एक सीधी रेखा में ट्रांसफ़र, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी अंग वितरित होगा जाएगा वो एक सीधी रेखा में ही कार्य करेगा। फिर संयोजन तंत्र की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब जो संयोजन तंत्र होगा जो उनको जोड़ने का कार्य करेगा उसकी भौतिक अवस्था भी कैसी होती है उसके आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला है कि ट्रांसफ़र लाइंस के आधार पर, ठीक, और दूसरा संयोजन तंत्र की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अब पहला इसमें आते हैं स्थानांतरण विधि के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र लाइन, दूसरा है सिंक्रोनस ट्रांसफ़र लाइन, तीसरा है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र लाइन और चौथा है स्टेशनरी बेस पार्ट लाइन। ठीक, 4 हैं, कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र लाइन, सिंक्रोनस ट्रांसफ़र लाइन, असिंक्रोनस ट्रांसफ़र लाइन और स्टेशनरी बेस पार्ट लाइन। ठीक, और फिर आपका संयोजन तंत्र की भौतिक अवस्था के आधार पर है डायल टाइप असेंबली मशीन, इनलाइन असेंबली मशीन, कराउजल असेंबली मशीन और सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन। ये तो हो गए आपके क्लासिफिकेशन। अब इन क्लासिफिकेशन को और ज़रा विस्तार से हम पढ़ते हैं और समझते हैं ये होता क्या चीज़ है। स्थानांतरण विधि के आधार पर। स्थानांतरण विधि के आधार पर का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि उनको सीधी रेखा में ट्रांसफ़र करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, कि जो कि हम लोग पहले यूनिट में पढ़ भी चुके हैं, वही चीज़ें आपकी इसमें भी ट्रांसफ़र में यूज की जाएंगी। भौतिक संरचना के आधार पर डायल टाइप असेंबली मशीन, इसमें मुख्यतः एक वृत्ताकार डायल होता है। इसमें मुख्यतः एक वृत्ताकार डायल होता है। डायल का मतलब जिसमें एक वृत्ताकार का शेप बना रहेगा और वो डायल के रूप में कार्य करेगा। ठीक, इसका मुख्य अंग होता है। इस आधार अंग में लगे फिक्सचर में, मतलब कि ये जो बेस पार्ट होगा आपका, उसमें जो फिक्सचर लगा होगा वो विभिन्न अंगों को पकड़ने की क्षमता रखता होगा। फिक्सचर का जो कार्य होता है बेटा, वो हमेशा वो क्या करता है, वो होल्डिंग डिवाइस होता है, वो पकड़ने का कार्य करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि डायल टाइप में इसका आकार तो क्या होगा, वृत्ताकार एक डायल के रूप में होगा और वो बेस पार्ट में वो फिक्सचर जो लगा होगा वो अंगों को पकड़ने का कार्य करेगा, जिससे कि ये इसे डायल ये गति में घूमता रहेगा। ये वृत्ताकार रहता है और ये डायल के आकार का होता है, जैसे घड़ी का होता है ना, घड़ी होती है ऐसे वृत्ताकार हो, उसी प्रकार से इसमें भी यह डायल के रूप में होता है और इसमें आपका छोटा सा एक फिक्सचर लगा होता है और वो घूमता रहेगा। वो सर्कुलर में उसी घड़ी के आकार के अंदर, जैसे घड़ी के अंदर सुइयाँ घूमती हैं, उसी प्रकार से इस डायल के अंदर भी आपका फिक्सचर घूमेगा और वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करता जाएगा मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इसे हम लोग कहते हैं डायल टाइप। ठीक, जैसे घड़ी में होता है डायल होता है, जैसे आप टेलीफोन यूज करते हैं, लोग कहते हैं डायल करिए। डायल का मतलब कि उसको घुमाइए। तो उसी प्रकार से एक घड़ी के आकार में जैसे सुइयाँ घूमती हैं, उसी प्रकार से सुइयों के स्थान पर यहाँ पर आपका क्या घूमने का कार्य करेगा, यहाँ पर आपका घूमने का कार्य करेगा आपका फिक्सचर। और वो जहाँ पर जिस भी स्थान पर आपका अंग को वितरित करना है वो उस स्थान पर उसको वितरित कर देगा, फिर घूमता रहेगा। फिर इनलाइन असेंबली, इसमें स्वचालित कार्य स्टेशन एक सीधी रेखा में लगे होते हैं। अब देखिए, इसमें स्वचालित जो भी स्टेशन होंगे वो सीधी रेखा में लगे होते हैं। ठीक,
स्वचालित कार्य स्टेशन का मतलब कि वह कार्य स्टेशन मतलब वह स्टेशन होता है जहाँ पर कार्य किया जाता है, किसका, जोड़ने का कार्य किया जाए, वह कार्य स्टेशन कहलाता है। इसमें स्वचालित कार्य स्टेशन एक सीधी रेखा में होते हैं, मतलब जो भी लिखेंगे सीधी रेखा में। इसमें जैसे सर्कुलर में था, सर्कुलर नहीं होता, इसमें सीधी रेखा में सारे कार्य स्टेशन एक दूसरे के पास लगे होंगे और हर स्टेशन पर कार्य वितरित होता है उसको जोड़ने के कार्य को लिए। इसमें तीनों प्रकार की स्थानांतरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब किन प्रकार की, इसमें तीनों प्रकार की स्थानांतरण विधि का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला है सतत ट्रांसफ़र विधि, फिर है सिंक्रोनस ट्रांसफ़र विधि, फिर है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र विधि। मतलब इन लाइन में क्या होता था, हम बता दें आपको फिर से। इसमें स्वचालित कार्य स्टेशन एक सीधी रेखा में बने होते हैं। इसमें तीनों प्रकार के स्थानांतरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। सतत ट्रांसफ़र विधि, सिंक्रोनस ट्रांसफ़र विधि और सिंक्रोनस ट्रांसफ़र विधि। ठीक। फिर होता है केराउजल असेंबली लाइन। यह डायल टाइप तथा इनलाइन टाइप असेंबली मशीन का संयुक्त रूप होता है। देखिए, अब इसको हम कह सकते हैं डायल टाइप। डायल का मतलब होता है कि घड़ी के आकार के रूप में इसमें जहाँ डायल में सुइयाँ होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पिक्चर लगा होता है जो घूमते घूमते हर जगह पर अपने अंग पार्ट्स को वितरित करता रहता है। तो उसी प्रकार से यह डायल टाइप इस नाते हम कह रहे हैं क्योंकि इसका भी आकार सर्कुलर है। और इन लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्क स्टेशंस हैं एक सीधी रेखा में एक दूसरे के सापेक्ष लगे हुए हैं। तो अब देखिए, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3, फिर वर्क स्टेशन 4, वर्क स्टेशन, इसी प्रकार से ये वर्क स्टेशन क्या है, एक दूसरे से अटैच हैं एक के साथ। और एक किनारे के साइड में एक लगा है लोड और अनलोड, जहाँ पर लोडिंग की प्रक्रिया भी होगी। लोड का मतलब होता है जहाँ पर उस सामान को रखा जा रहा है, अनलोडिंग जहाँ पे उसको उतारा जा रहा है। तो यह हमेशा जो सामान रहेगा, वो जो अंग रहेगा, वो इस सीधी रेखा में क्या तरह घूमते घूमते एक कार्य स्टेशन से दूसरे कार्य स्टेशन पर जाता रहेगा। तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं ये मिक्स होता है इस नाते, क्योंकि ये दोनों का एक मिक्सअप पार्ट होता है। क्योंकि डायल टाइप का वृत्ताकार भाग और इन लाइन का सीधी रेखा में वर्क स्टेशन लगे होने के कारण। फिर एकल स्टेशन असेंबली लाइन। यह स्टेशनरी बेस पार्ट का रूप है। देखिए, यह स्टेशनरी बेस पार्ट का रूप है जिसमें रोबोट्स का प्रयोग किया। एकल स्टेशन मतलब एक ही स्टेशन पर सारी असेंबली की जाती है। मतलब जहाँ पर एक ही स्टेशन पर सारी असेंबली की जाएगी। मतलब अलग अलग हम स्टेशन नहीं बनाएंगे, सिंगल स्टेशन। जैसे हम बहुत होते हैं मल्टी स्टेशन बना दें, मतलब एक से अधिक स्टेशन की संख्या मल्टी स्टेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या, सिंगल स्टेशन पर ही सारी असेंबली की प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। ये एक स्टेशनरी बेस पार्ट का रूप है, मतलब कि यह एक जगह पर स्थित रहता है। स्टेशनरी मतलब ये जो इसका जो पार्ट होगा, वो बेस होगा, वो स्टेशनरी पार्ट होगा। मतलब कि क्या रहेगा, वो एक जगह पर ही फिक्स रहेगा और इसमें जो स्टेशन रहेंगे वो एक ही जगह पर लगे रहेंगे। इसमें रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रोबोट्स का प्रयोग किया जाएगा। पुर्जा भरण युक्ति। अब एक नई चीज़ आ गई, पार्ट फीडिंग डिवाइस। संयोजन तंत्र में पुर्जों के कारण, यहाँ पुर्जे का मतलब होता है आवश्यक आपके अंग या कंपोनेंट्स। तो पुर्जे जो मतलब होते हैं यहाँ पे किससे हम कहेंगे, कंपोनेंट से कहेंगे। तो संयोजन तंत्र में पुर्जों के भरण के लिए प्रयुक्त उपकरण या युक्ति को पुर्जा भरण युक्ति कहते हैं। मतलब कि संयोजन का मतलब जोड़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें हम अंगों को, जिसमें भी अंगों को हम भरने का कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पुर्जा भरण युक्ति या पुर्जा भरण उपकरण। तो समझ लीजिए, ये पुर्जा भरण उपकरण या युक्ति वह होती है जिसके अंतर्गत संयोजन तंत्र में संयोजन की प्रक्रिया के अनुसार उन सभी को क्या किया जाता है, भरा जाता है। किनको, अंगों को। तो संयोजन तंत्र में पुर्जों के भरण के लिए प्रयुक्त उपकरण या युक्ति को पुर्जा भरण युक्ति कहते हैं। पुर्जा भरण युक्ति के निम्न अवयव होते हैं। सबसे पहला होता है हापर। सबसे पहला क्या दिखाया गया है, हापर। फिर दिखाया गया पार्ट फीडर, और फिर दिखाया गया है सेलेक्टर और ओरिएंटर। फिर है फीड ट्रैक, फिर है विस्थापन तथा स्थापन युक्ति। तो सबसे पहला आपका है हापर। तो हापर वो होता है, देखिए इस फिगर में बना भी है, हापर में सारी चीज़ों को हम लोग भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं। हापर में क्या किया जा रहा है, सारी चीज़ों को भंडारित किया जा रहा है। सारे टूल्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पे भंडारित करते हैं। अब फिर यहाँ पे पार्ट फीडर है, मतलब कि जो भी पार्ट्स हैं उनको इसमें फीड किया जाएगा और पार्ट फीडर की सहायता से वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हापर का कार्य ये होता है कि उसमें सारी चीज़ों को भरने का कार्य करता है, स्टोर करता है, और पार्ट फीडर से वो निर्देशित होकर हापर में जाता है।
फिर यहाँ पे है सेलेक्टर और ओरिएंटर। तो इसका इस फिगर में आप देख सकते हैं हापर में आपके सारे पार्ट्स को भरा जा रहा है, पार्ट फीडर के संचालन से आगे जा रहा है। सेलेक्टर और ओरिएंटर मतलब जिस पार्ट को हमको इसमें फीड करा रखना है, भेजना है, वो सेलेक्ट किया जाता है। और ओरिएंटर का मतलब होता है उसको सही दिशा निर्देश के अनुसार आगे की ओर अग्रसरित करना। फिर है फीड ट्रैक, जिस दिशा में हमको उसको भेजना है उसके लिए ट्रैक निर्धारित करते हैं, फीड ट्रैक उसी को कहते हैं। फिर विस्थापन तथा स्थापन, जिसमें भी अंगों में हमको अगर भरना रहता है तो उसे जोड़ अगर हमको अंगों को उसमें रखना है तो उसे विस्थापित कहेंगे, अगर जोड़ना है तो स्थापन कहेंगे, अगर हटाना है तो उसे विस्थापन कहेंगे। वर्क स्टेशन यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कि यहाँ पर और आपके पार्ट फीडर से हमको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक भंडारक माध्यम की तरह कार्य करता है। प्रत्येक पुर्जे के लिए अलग अलग हापर का प्रयोग किया जाता है। हापर का मतलब यहाँ पर कंपोनेंट से है। प्रत्येक पुर्जे के लिए हापर का प्रयोग किया जाता है। पुर्जे को हापर में भर दिया जाता है जहाँ से वो सेलेक्टर या ओरिएंटर में जाता है। तो यह एक भंडारक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक। स्टोरेज सिस्टम, प्रत्येक पुर्जे के लिए अलग अलग हापर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी आपके पुर्जे होंगे उतना अलग अलग हापर होगा। पुर्जे को हापर में भर दिया जाता है जहाँ से वो सेलेक्टर या ओरिएंटर में चला जाता है। पुर्जे को हम क्या हापर में भर देंगे, उसके आगे का मार्ग वो सेलेक्टर और ओरिएंटर उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पार्ट फीडर, यह हापर से जुड़ा भाग होता है। इसका मुख्य कार्य एक बार में केवल एक पार्ट को निकालना होता है। हापर में जुड़ा भाग होता है, इसका मुख्य कार्य एक बार में केवल एक पार्ट को निकालना होता है। पार्ट फीडर का मतलब क्या होता है, पार्ट फीडर मतलब कि जो भी आपका फीड किया गया है पार्ट, वो एक पार्ट को बस वो निकालने का काम करेगा। तो ये हापर से जुड़ा होता है, इसका मुख्य कार्य एक बार में केवल एक ही पार्ट को निकालना होता है। इस नाम से पढ़ लीजिए, पार्ट मतलब एक सिंगल पार्ट जो फीड किया गया, जो डाला गया, एक पार्ट को वो निकालने का कार्य करेगा। तथा सही दिशा में पार्ट को असेंबली स्थल से जोड़ दिया जाता है। तो पार्ट फीडर का मतलब ये हुआ जो फीड किया गया हापर के माध्यम से, उसको पार्ट फीडर क्या करता है, एक सिंगल पार्ट को ही निकाल के आगे की ओर उसको भेजने का कार्य करता है। फिर सेलेक्टर और एंटर, यह वह अंग होते हैं जो पुर्जों को ठीक प्रकार से एक ही स्थिति में कार्य स्टेशन को भेज देते हैं। ये वो क्या होते हैं, ये वह अंग हैं जो पार्ट को या पुर्जों को ठीक प्रकार से सही दिशा में या सही स्थिति में एक ही कार्य स्टेशन पर भेजने का कार्य करते हैं। सेलेक्टर, इसका मुख्य कार्य होता है केवल उन्हीं अंगों को आगे जाने देना जो सही दिशा में हों। देखिए सेलेक्टर का मतलब होता है चयन। तो यहाँ पर चयन, जो सेलेक्टर मतलब चयन करता है, उसका मेन काम ये है कि जो भी पार्ट हैं उनको सही दिशा में अगर वो लगे हैं, अगर वो सही दिशा में हैं तभी उनको आगे भेजना। अगर पार्ट सही दिशा में नहीं लगे होंगे तो उनको वापस हापर में भेजने का कार्य करता है। तो जो आपका सेलेक्टर होगा वो क्या करेगा, इसका मुख्य कार्य बस यही होता है कि वह उन्हीं अंगों को आगे जाने देगा जो सही दिशा में या सही स्थिति में होंगे। शेष पार्ट या जो सही स्थिति में नहीं होंगे उनको वापस हापर में भेजने का कार्य करता है। फिर है आपका ओरिएंटर, इसका मुख्य कार्य पार्ट की दिशा परिवर्तित करके उसे सही दिशा में करना होता है। ओरिएंटर क्या कर रहा है, इसका जो है पार्ट की दिशा परिवर्तित करके उसे सही दिशा में करता है। पार्ट की दिशा होती है मतलब जिस दिशा में पार्ट फ्लो कर रहा है उसकी दिशा को नियंत्रित करता है कि वो सही दिशा में जाए और सही स्थान पर पहुंच जाए। अगर गलत दिशा में जाएगा तो ओरिएंटर का काम है उसको सही दिशा में निर्दिष्ट करके सही दिशा में भेजना। फिर है फीड ट्रैक, इसकी सहायता से हम पार्ट्स को हापर से कार्य स्टेशन तक ले जाते हैं। फीड ट्रैक मतलब एक ऐसा ट्रैक जहां पर हमारे जो अंग हैं वो हापर में पड़ने के बाद सही दिशा में आगे की ओर बढ़ें। इसकी सहायता से हम पार्ट्स को हापर से कार्य स्टेशन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मतलब कि हापर से लेके वर्क स्टेशन तक सही दिशा में पहुंचाने का कार्य जो करेगा वो कौन करेगा, फीड ट्रैक करेगा। एक फीड ट्रैक का मतलब कि जो भी फीड आपके किए जा रहे हैं अंग आपके हापर में, उनको ट्रैक के रास्ते, एक मार्ग के रास्ते कार्य स्टेशन तक पहुंचाने का कार्य आपका फीड ट्रैक ही करेगा। फिर है विस्थापन तथा स्थापन युक्ति। विस्थापन युक्ति से पार्ट को बाहर निकाला जाता है। विस्थापन का मतलब उनको विस्थापित करना, हटाना। तो यहाँ पर मतलब यही हुआ, विस्थापन युक्ति से पार्ट को बाहर निकाला जाता है तथा स्थापन युक्ति से पार्ट को अंदर प्रवेश कराया जाता है। अब देखिए एकदम नाम से ही क्लियर हो गया कि जो विस्थापन के द्वारा होगा उसमें हम पार्ट को बाहर की ओर निकालेंगे और स्थापन में हम पार्ट को अंदर की ओर प्रवेश कराएंगे या जाने देंगे। अब है बहु स्टेशन असेंबली मशीनों का विश्लेषण। तो दो से अधिक कार्य स्टेशनों को
मतलब कि जहाँ कार्य स्टेशन की संख्या 2 से अधिक हो जाए, मीन्स मोर देन 2, तो उसे हम लोग कहते हैं बहु स्टेशन असेंबली मशीन। बहु स्टेशन असेंबली मशीन, जैसे अभी सिंगल हम लोग पढ़े थे इससे पहले भी कि एकल स्टेशन असेंबली लाइन। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बहु स्टेशन असेंबली। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, 2 से अधिक अगर कार्य स्टेशन की संख्या है तो उसको हम लोग कहेंगे बहु स्टेशन असेंबली मशीन या लाइन। अब देखिए इसमें दिखाया गया है कि मुख्य अंग प्रवेश कर रहा है। आपके यहाँ पे वर्क सेंटर मतलब वर्क स्टेशन कितने बनाए गए हैं, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3 और वर्क स्टेशन 4। आपके 4 वर्क स्टेशन इसमें बनाए गए हैं। तो मुख्य अंग आपका प्रवेश कर रहा है वर्क स्टेशन 1 पे, और फिर वर्क स्टेशन 2, फिर वर्क स्टेशन, वो प्रवेश 1 के बाद फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो ये हमेशा क्या है, अंगों के साथ जुड़ता जाएगा और लास्ट में संयोजित पार्ट आपका बाहर, जुड़ने के बाद सारे पार्ट आपके बाहर की ओर आ जाएंगे। तो अब इसमें हम दिखाते हैं आपको क्या है कि यदि पार्ट खराब हो तो उन्हें डिफेक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। यदि पार्ट या अंग खराब हो तो उसे हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव अंग कंपोनेंट। यदि इसमें दिखाया स्मॉल क्यू बराबर डिफेक्टिव कंपोनेंट रेट, मतलब कि जो भी पार्ट अगर आपका ख़राब हो गया, जो डिफेक्ट जिसके अंदर है, उसे हम क्यू के द्वारा दिखाएंगे कि ख़राब हुए पार्ट का दर। ठीक, डिफेक्टिव कंपोनेंट रेट मतलब कि कंपोनेंट जो डिफेक्टिव उसका क्या दर है, रेट है। एम का मतलब वर्क स्टेशन ब्लॉक प्रोबेबिलिटी, वर्क स्टेशन के ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी है। तो जब कोई पार्ट किसी कार्यखंड से जुड़ा होता है, जब कोई भी पार्ट होगा किसी कार्यखंड से जुड़ा होता है तो उसमें 3 कंडीशंस हमारी अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन है या तो पार्ट ख़राब हो या स्टेशन जाम कर देता है। मतलब कि पहला तो पॉइंट ये है कि 3 कंडीशन जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य पार्ट जो होता है किसी कार्यखंड से जुड़ा होगा तो वो 3 ही कंडीशन में जुड़ा होगा। पहला, यदि पार्ट खराब हो या स्टेशन जाम हो, मतलब पार्ट चाहे ख़राब पहले से ऑलरेडी हो या स्टेशन में जाने के बाद वो जाम हो जाए या स्टेशन जाम कर देता, तो उस कंडीशन में आपका है MIQI, मीन्स इनिशियल स्टेज पे आपका वर्क स्टेशन ब्लॉक प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव कंपोनेंट लाइन जिसमें ये दिखाई गई। या तो पार्ट खराब हो परंतु स्टेशन जाम ना करे, पार्ट खराब हो लेकिन वो स्टेशन को जाम अगर नहीं करता है तो PI इज इक्वल टू 1 माइनस MIQI। यदि पार्ट खराब ही ना हो, देखिए कंडीशन तीसरी क्या है, यदि पार्ट खराब ही ना हो तो क्या होगा, PI इज इक्वल टू 1 माइनस QI। और हम जानते हैं कि जब तीनों पार्ट्स को हम जोड़ रहे हैं तब उनकी संख्या का क्या है, 1 आ रहा है। ठीक, तो अब इसी को हम और मैथमेटिकली करेंगे। तीनों कंडीशन को जब हम जोड़ेंगे, तीनों कंडीशन को जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है MQ प्लस 1 माइनस MQ प्लस 1 माइनस Q इज इक्वल टू 1। तो N स्टेशन के लिए, मतलब N का मतलब कि अनंत के स्टेशनों के लिए, N टाइप्स ऑफ, मतलब कि यहाँ पे N टाइप्स ऑफ स्टेशन के लिए हम क्या सूत्र निकालेंगे, I इज इक्वल टू MQ प्लस 1 माइनस MQ प्लस 1 माइनस Q पावर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर n क्या है, n पार्ट्स की संख्या के लिए ये सूत्र का निर्धारण किया गया कि बहु मतलब 2 या 2 से अधिक कार्य स्टेशनों की संख्या जब होती है उसे कहते हैं बहु स्टेशन असेंबली लाइन। उस जगह पर ये जो 3 कंडीशन होती है वह हमारी एप्लीकेबल इसी आधार पर होती है कि यदि पार्ट खराब हो या स्टेशन जाम कर दे, पहला कंडीशन। दूसरा, या तो पार्ट खराब हो परंतु स्टेशन जाम न करे, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा, या तो पार्ट खराब ही ना हो, तब ये आपकी तीसरी कंडीशन। और इन सारी तीनों कंडीशनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ेंगे और तब जाके हमको एक बहु स्टेशन असेंबली लाइन का एक कैलकुलेशन प्राप्त होगा। और इसी के आधार पर हम n टाइप्स के पदार्थों के जोड़ों का योग हम निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बहु स्टेशन असेंबली मशीनों का विश्लेषण, और इन्हीं के आधार पर उनको जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। तो अब इसमें हम यन कंपोनेंट्स के लिए हम निकालेंगे, जब यन स्टेशंस के लिए, तब जाके यह सूत्र हमको प्राप्त हो रहा है। जब हम यन स्टेशन के लिए निकालेंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि यन स्टेशनों के लिए इनके द्वारा यह प्राप्त हमको हो रहा है। तो एक बार से फिर आपको हम बता दें कि बहु स्टेशन असेंबली क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक कार्य स्टेशनों को हम लोग बहु स्टेशन असेंबली मशीन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कार्य स्टेशनों को हम लोग बहु
स्टेशन असेंबली कहते हैं। और इसके लिए भी हमेशा 3 कंडीशन होती हैं, लेकिन अगर आपका जो कंपोनेंट है या पार्ट ख़राब है तो उसे हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव कंपोनेंट। यदि पार्ट ख़राब आपका पाया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे डिफेक्टिव कंपोनेंट। और जहाँ पर उसकी दो हैं, क्यू का मतलब स्मॉल क्यू है डिफेक्टिव कंपोनेंट रेट, मतलब कि जो भी कंपोनेंट डिफेक्टिव उसकी दर क्या है, ख़राब कंपोनेंट की दर। एम का मतलब वर्क स्टेशन ब्लॉक प्रोबेबिलिटी, ये वर्क स्टेशन ब्लॉक प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत है। तो ये विश्लेषण एग्जाम में आता है और पूछा जाता है, तो इसको आप बता सकते हैं।